सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गेट 21 एंड 22 से जो इसरो की रिक्रूटमेंट आई थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप इसरो की वेबसाइट पे जाके पूरा उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे खुशी की खबर ये है कि उस रिजल्ट में मेरा भी नाम है, तो मैं भी फाइनली एज अ साइंटिस्ट इसरो के अंदर सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। तो मैं सोचा कि चलो इस बहाने जो काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि भाई आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दो, तो मैं सोचा कि उसका एक सेपरेट वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि अब विदाउट गेट भी इसरो की रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब इतनी भारी मात्रा में मैकेनिकल के लिए इससे पहले कभी वैकेंसी आई नहीं है, तो इसमें आपको अपना फुल 100% देना चाहिए। और इसमें 50% गेट स्कोर एंड 50% रिटन एंड 50% इंटरव्यू दोनों आपके हाथ में ही है अभी। तो 50% अभी तो पहले आप इंटरव्यू से पहले आप रिटन की प्रिपरेशन करें और रिटन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हो मैक्सिमम स्कोर अचीव करें। और रिटन की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर मैं जल्दी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी इस वीडियो में मैं थोड़ा मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगा। बाकी इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके पर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट वो मैं थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी रिटर्न की ज़रूरत है, रिटर्न पे पहले फोकस करें, फिर एक बार रिटर्न क्लियर हो जाती है फिर इंटरव्यू पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये जो वाली रिक्रूटमेंट थी वो गेट 21 एंड 22 के स्कोर के बेसिस पे थी। तो काफ़ी लोग थे जिसका स्कोर मेरे से ज़्यादा था और उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। केवल 33 वैकेंसी थी और 33 वैकेंसी के लिए 200 समथिंग कुछ बुलाया था और मेरा 191 रैंक था गेट 21 में, राइट। और उसके बेसिस पे मेरा गेट स्कोर था 854। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इंटरव्यू थोड़ा बेटर रहा होगा बाकी लोगों से, तभी जाके मैंने देखे हैं कि 900 के आसपास के स्कोर वाला भी एक पर्सन सिलेक्ट नहीं हुआ है, राइट। और मेरे से ज़्यादा गेट स्कोर वाले काफ़ी सारे हैं ऐसे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इंटरव्यू 50% वेटेज था इंटरव्यू का, बट काफ़ी मैटर किया है वहाँ पे इंटरव्यू ने। तो मैं थोड़ा शुरू करता हूँ कि पहले से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू डेट थी मेरी 1 मार्च 2023। तो इंटरव्यू के दौरान मतलब जो टोटल 2 स्लॉट में इंटरव्यूज थे, एक था 27 फरवरी से लेके 4 मार्च एंड दूसरा था 14 मार्च से लेके 18 मार्च। और उसका रिजल्ट कल जाके डिक्लेयर हुआ है, कल यानी कि 6 जून, राइट। तो इतना टाइम ले लिया उन लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर करने में आफ्टर इंटरव्यू, राइट। तो जो मेरा इंटरव्यू था 1 मार्च को था एंड इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो कि मेरे कॉलेज से बस अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल मैं अभी IISc बेंगलोर में एमटेक कर रहा हूँ, मेजॉरिटी लोगों को पता ही होगा ये चीज़। तो यहाँ से कैंपस से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और कैंपस हमारा इटसेल्फ काफ़ी बड़ा है। तो मतलब मेरे रूम से अराउंड 3-4 किलोमीटर की दूरी पे इसका इंटरव्यू का सेंटर था। तो मैं साइकिल लेके इंटरव्यू देने गया था। यस, मतलब जो साइंटिस्ट लेवल की पोजीशन है, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोजीशन रहती है ये, तो उसका इंटरव्यू मैं साइकिल लेके देने गया था, फॉर्मल्स पहन के साइकिल चला के। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि मतलब हाँ, मतलब मैं वहाँ पे सेल्फी नहीं खींच पाया। मैं सेल्फी खींच रहा था विद साइकिल, बट वहाँ पे उन्होंने गार्ड ने मना कर दिया कि आप गेट के बाहर सेल्फी नहीं खींच सकते। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो फिर इसरो के हेडक्वार्टर में मतलब जैसे एंटर होते सारे आपको सारी जो सामान होता है आपके साथ वो सबमिट कर लेना पड़ता है, मोबाइल वगैरह जमा करवाना पड़ता है और आपके पास केवल डॉक्यूमेंट रहते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक जगह पे भेजते हैं, फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए। तो अराउंड इंटरव्यू में
पैनल में अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साइंटिस्ट थे। इसरो में यूजुअली पैनल में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट रहते हैं, पता नहीं क्यों, एज कम्पेयर टू BRC एंड DRDO। मैंने BRC DRDO के भी इंटरव्यू दिया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस का वीडियो मैं बना दूंगा। तो 10-12 साइंटिस्ट थे और आधे ज़्यादा साउथ इंडियंस थे। और मतलब हॉल काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है। और कुछ साउथ इंडियंस के मतलब एक्सेंट ऐसी रहती है एंड वो बोलते भी काफ़ी स्लो है, तो मतलब सुनाई सही से नहीं सुनाई देता। तो 2-3 बार मतलब काफ़ी जगह पे मेरे को पूछना पड़ा था कि क्या फिर से मतलब कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, राइट। तो स्टार्टिंग में इंट्रो मतलब फॉर्म भरवाया था, तो फॉर्म वगैरह में मैंने सारी अपनी डिटेल्स लिख ली थी। मैं कहीं पे कुछ भी डिटेल्स छुपाता नहीं हूँ। जैसे एमटेक कर रहा हूँ, तो मेरे को पता था कि एमटेक कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोलूँगा तो एमटेक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं चाहता था, तो मैंने वो चीज़ मेंशन कर ली अपने बायोडेटा फॉर्म में। तो पहले ही आपको एक बायोडेटा फॉर्म दिया जाता है जो आपको फिलअप करना रहता है। उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है, राइट। मतलब कहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द एजुकेशन एंड अदर सर्टिफिकेशंस एंड अदर स्किल सेट, आपको क्या क्या वो सारी चीज़ें, मतलब आपका जो एक CV रहता है, काइंड ऑफ CV जैसा ही आपका एक फॉर्म रहता है, उसके अंदर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करके उन्हें इंटरव्यू के हॉल के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सबमिट करना होता है। वो इंटरव्यूअर के पास आपसे पहले पहुंच जाता है। तो फिर मैं गया, उससे पहले मेरा वो फॉर्म था उनके पास। फिर इन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, तो इंट्रोडक्शन में मैंने वही सेम चीज़ रिपीट कर ली, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड वगैरह। तो उसमें मैंने ये चीज़ भी मेंशन कर ली कि मैं IIC बेंगलोर से एमटेक कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने शुरू में ही सीधा, जैसे मैंने बोला कि आई एम डूइंग एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIC बेंगलोर, एक अलग रिएक्शन था, राइट। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइटल क्या है। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट टाइटल बताया अपना, डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रास्पिंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोस्थेटिक आर्म। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा प्रोस्थेटिक आर्म। तो फिर चेयरमैन ने एक इंटरव्यूअर की तरफ इशारा किया कि आप पूछिए। तो हो सकता है वो पर्सन रोबोटिक्स रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा हो। तो उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं आए। स्टार्टिंग के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये पहला क्वेश्चन था कि ओपन लूप है या क्लोज लूप है तुम्हारा प्रोस्थेटिक आर्म। प्रोस्थेटिक आर्म का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल हैंड रहता है, राइट। तो वो ओपन लूप है, क्लोज लूप है, उसमें मोड ऑफ मतलब फीडबैक क्या है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बता पाया सही से। मतलब ऐसे क्लोज लूप ही है, बट मोड ऑफ फीडबैक क्या है वो मैं सही से नहीं बता पाया। फिर विच टाइप ऑफ मोटर्स वी कैन यूज। मैं बोला कि मेरा वर्क मोटर पे है नहीं, मेरा वर्क तो मैकेनिज्म पे है पूरा। आप पूरा मैकेनिज्म रिलेटेड पूछ लो, उसके मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सब चीज़ें मैं बता दूँ। बट उन्होंने बोला नहीं इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सी मोटर्स वगैरह यूज़ करते हो। मैं बोला नहीं पता है। विच टाइप्स ऑफ मोटर्स वी कैन यूज, मैंने बोला नहीं पता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रशलेस DC मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर। मैं बोला मुझे मोटर का कुछ आइडिया नहीं है सर, मैं मोटर पे काम नहीं करता हूँ, उस पर कोई और काम करता है, मेरा काम इस पे नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम मोटर एंड अगेन मेरा आंसर वही था। मतलब स्टार्टिंग के देख रहे हो 1 2 3 4 क्वेश्चन लगातार, और लगातार मैं बोला मुझे नहीं पता। मैं बोला यहाँ पे मेरा खेल खलास, मैं ऑलरेडी इंटरव्यू से आउट हो चुका हूँ। ये और मतलब मैं जैसे ही इंटरव्यू दे के बाहर आया था, मैं सभी को यही बोला था कि इंटरव्यू खराब किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 4 क्वेश्चन। मैं बोला स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, मैं बोला मैं एमटेक कर रहा हूँ, मैं बोला ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट किए और स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही मुझे नहीं आए, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मैंने वहाँ पे सोच लिया। बट लकीली ऐसा था कि उन्होंने समझ लिया कि चलो ठीक है, इस पे इसका वर्क नहीं है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मैकेनिकल से पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने स्टार्ट किया थोड़ा मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल न्यूमेटिक का डिफरेंस क्या है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये क्वेश्चन में यही पूछना चाहते थे कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहती है और न्यूमेटिक सिस्टम रहती है, उसमें डिफरेंस क्या है और कौन से सिस्टम कहाँ पे यूज करनी चाहिए,
तो मैंने काफ़ी सारे डिफरेंस बता दिए, जैसे कि हाइड्रोलिक में प्रेशर ज़्यादा रहता है, न्यूमेटिक में प्रेशर कम रहता है, एक्यूरेट मूवमेंट होती है वहाँ पे हाइड्रोलिक यूज़ करना रहता है, एक्यूरेट मूवमेंट नहीं चाहिए वहाँ पे न्यूमेटिक यूज़ कर सकते हैं। फिर जहाँ पे ऑयल हाइड्रोलिक में ऑयल लीकेज की समस्या रहती है, तो जो फ्लेमेबल चीज़ों के आसपास ऐसे हजार्डस एनवायरनमेंट में हाइड्रोलिक यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे न्यूमेटिक यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब और भी काफ़ी सारे 3-4 और रीजंस मैंने बता दिए, तो वो सेटिस्फाई थे इसको आंसर से कि चलो ठीक है, इसको इतना आता है। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पे कौन से सिस्टम यूज़ करनी, मैंने उसी में बता दिया कि जहाँ पे फोर्स, मतलब जहाँ पे आपको प्रेशर हाई रहता है, लिफ्टिंग फोर्स आपको हाई चाहिए, वहाँ पे आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हो। जहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स थोड़ा कम चाहिए, वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें बताई थी मैंने, बहुत सारी चीज़ें जो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ इतना चीज़ें, ये क्वेश्चन का आंसर मैं सही से कर पाया था। फिर उन्होंने पूछा कि देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में था जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर है। उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक सिस्टम है या न्यूमेटिक सिस्टम है, उसके अंदर तुम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो गए, उसमें से एक कंपोनेंट होगा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। बोला हाँ सर। तो बोला कि चलो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तुम्हें उसे मैन्युफैक्चर करना है, उसे वो सही से वर्क करे, उसके लिए तुम्हें उसके लिए तुम्हें उस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा कि वो सही से वर्क करे। अब ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो वेरिएबल एटमॉस्फेयर में यूज हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि ये कश्मीर में भी यूज हो रहा है, बैंगलोर में भी यूज हो रहा है, चेन्नई में भी यूज हो रहा है, तीनों जगह पे ये चीज यूज हो रही है, राइट। तो तुम उस मटेरियल, मतलब जो उसका पिस्टन सिलेंडर का मटेरियल है, उस मटेरियल की कैसे प्रॉपर्टीज को तुम चूज करोगे ताकि वो सही से फंक्शन कर पाए तीनों जगह पे। तो मैंने बोला कि पहले तो देखिए, सबसे पहले मटेरियल सिलेक्ट करने में एक तो रहता है क्राइटेरिया की स्ट्रेंथ, मतलब कि जो हमें जितना प्रेशर तक मतलब प्रेशर चाहिए, उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए उसके जो डायमेंशंस है वो विद इन अ लिमिट हो, वैसा कोई मटेरियल चूज करें, मतलब उसके स्ट्रेंथ ऐसी हो कि उसके डायमेंशंस विद इन अ लिमिट आए, मतलब उतने बड़े डायमेंशंस ना हो, उतने छोटे डायमेंशंस ना हो, राइट। तो ऐसे मटेरियल को पहले हम चूज करेंगे। सेकेंड चीज ये है कि एक तो कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर काफी रिलेटिव मोशन होता है, तो वियर एंड टियर जिसका कम हो वैसे मटेरियल को चूज करेंगे। फिर मैंने बोला कि जैसे ये चीज कश्मीर, बेंगलोर एंड चेन्नई तीनों जगह पे यूज हो रही है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि तीनों जगह पे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो जब वो अरेंजमेंट या फिर वो कंपोनेंट कश्मीर से लेके बेंगलोर में आ जाएंगे तो बेंगलोर का टेम्परेचर हाई होगा, बेंगलोर से लेके चेन्नई में चले जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, राइट। चेन्नई से लेके कहीं और चले जाए तो टेम्परेचर वहां पे और ज्यादा बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर वेरिएबल है, तो उसके कारण थर्मल एक्सपांसिविटी उसकी कम होनी चाहिए, जो भी मटेरियल हम चूज कर रहे हैं, ताकि जो उसके बीच का जो मतलब जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस बढ़े या कम ना हो, मतलब एक लिमिट में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर से कश्मीर में गए तो ऐसा ना हो कि उसका क्लियरेंस इतना कम हो जाए कि वो इंटरफेरेंस फिट बन जाए और वो सही से मूव कर ही ना पाए, और इतना ज्यादा ना हो जाए कि प्रेशर ही लीक होने लगे। क्लियरेंस उतना बढ़ जाएगा तो प्रेशर लीक होने लगेगा, राइट। तो मैंने ये चीज बोली, और ये चीज जैसे ही मैंने बोली उस चीज से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो गए। बट उन्होंने ये चीज एक स्पेसिफिकली पूछी कि उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। बोला थर्मल एक्सपांसिविटी। बोला कि नहीं, थर्मल एक्सपांसिविटी होती है, दैट इज ड्यू टू सम प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मटीरियल की वो प्रॉपर्टी। आई सेड सर मुझे तो इतना ही पता है कि उसे थर्मल एक्सपांसिविटी कहते हैं। बोला ठीक है चलो छोड़ो उसे, जाने दो। फिर बाकी हाँ, वी दिस अ पिस्टन Bangalore Chennai while making, हाँ
तो फिर ये पिस्टन सिलेंडर का जो हम प्रोडक्शन ड्राइंग बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करें ताकि वो जाके सही से मैन्युफैक्चर हो और वो सही से वर्क करे। तो मैंने बोला कि एक तो मेन चीज़ है कि क्लियर मतलब जो उसके टॉलरेंस रहते हैं वो एकदम टाइट टॉलरेंस, परफेक्ट टॉलरेंस हमें देना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल टेम्परेचर भी है और जो पिस्टन सिलेंडर का क्लियरेंस है वो एकदम लिमिट में रखना पड़ेगा हमें। तो टॉलरेंस एक हो गया। फिर उसने पूछा अच्छा ठीक है टॉलरेंस है, और मैंने बोला सरफेस रफनेस, इंटरनल रफनेस और पिस्टन का एक्सटर्नल रफनेस। बोला ठीक है। और मैं बोला सर्कुलरिटी, दोनों एकदम सर्कुलर शेप में होने चाहिए। तो बोला ठीक है। और फिर मैंने बोला सिलिंड्रिसिटी, उन्होंने बोला ठीक है। और फिर मैंने बोला स्ट्रेटनेस, तो उन्होंने बोला ठीक है। और कुछ? बोला सर नहीं इतना ही। तो बोला ठीक है चलो। तो इतनी चीज़ें मैंने बताई कि हाँ इतनी इतनी चीज़ें प्रोडक्शन ड्राइंग में हम डाल सकते हैं उसके। फिर मैंने बताया कि नहीं, फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज कंपोजिट मटेरियल, राइट। कंपोजिट मटेरियल्स क्या है? तो इसका सही से डेफिनेशन मैं नहीं दे पाया बट उसका मीनिंग मैंने ज़रूर बता दिया कि कंपोजिट मटेरियल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल वेर इट्स प्रॉपर्टी, मतलब वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है और मतलब काइंड ऑफ ऐसे वे में मैंने आंसर किया था कि सही डेफिनेशन नहीं थी उसकी डेफिनेटली, बट जो एक्चुअल में कंपोजिट क्या होता है वो मैंने समझा दिया आपने कि बॉन्ड नहीं बना रहे, बिना बॉन्ड बनाए एक के ऊपर एक का मतलब हो सकता है कि एक के ऊपर एक हो या फिर एक के अंदर एक हो, ऐसे वे में, और दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अपने मतलब प्रॉपर्टीज कैरी कर रहे, प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोला क्यों यूज करते हैं हम कंपोजिट मटेरियल, और कोई एग्जांपल हो तो दे के समझाओ। तो मैंने जैसे बताया कि जो बीम रहती है आरसीसी स्ट्रक्चर रहता है, राइट, वो रहता है कंक्रीट का और उसके अंदर हम रेइंफोर्समेंट करते हैं स्टील का, राइट। तो मैंने बताया एग्जांपल की जो बिल्डिंग की बीम्स है वो कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वन कंपोजिट मटेरियल। फिर कार्बन फाइबर है, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट मटेरियल। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कंपोजिट मतलब जो कंपोजिट मटेरियल है क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बताया और मतलब यस कंपोजिट मटेरियल क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बोला कि मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज का एडवांटेज यूज करने के लिए, मतलब एक जगह पे एक मटेरियल है वो वीक है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरा मटेरियल यूज कर ले, और दूसरे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को काउंटर करने के लिए पहला मटेरियल यूज कर ले। तो ऐसे वे में जैसे फॉर एग्जांपल जो कंक्रीट का मतलब जो रेइंफोर्समेंट रहता है कंक्रीट के अंदर स्टील का रेइंफोर्समेंट, तो वहां पे क्या होता है कि जो बीम के अंदर जो लोड रहते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल बीम के अंदर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट लगती है तो ऊपर की साइड कंप्रेशन रहता है, नीचे की साइड टेंशन रहता है। अब जो कंक्रीट जो रहता है दैट इज ब्रिटल मटेरियल, एंड एज वी नो दैट ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन, तो टेंशन में वीक होने के कारण हम वहां पे स्टील का रेइंफोर्समेंट करते हैं ताकि स्टील जो रहता है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, राइट। तो उसके कारण जो वीक पार्ट है कंक्रीट का वो काउंटर हो जाता है स्टील से, राइट। और जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है वहां पे जो कंक्रीट है वो कैरी कर लेता है बिकॉज ब्रिटल मटेरियल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। एंड अनदर थिंग कि स्टील के मतलब कंक्रीट के अंदर स्टील का रेइंफोर्समेंट करता है, उसका रीजन ये भी है कि उसकी एक्सपांशन लिमिट में करने के लिए। फॉर एग्जांपल केबल स्टील यूज कर लेंगे हम तो उसका जो एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो वो भी एक मतलब डिजायरेबल चीज़ नहीं है, राइट। फिर उन्होंने पूछा कि जो आरसीसी के अंदर विच आर द लोड एक्टिंग ऑन द बीम ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से लोड लगते हैं। तो मैंने बोला कि जो मेन लोड रहता है वो पूरा स्लैब का
लोड बीम पे ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बीम जो बिल्डिंग रहती है क्या रहती है, एक फ्लोर है फॉर एग्जांपल, तो 4 कॉलम लगा देंगे, 4 बीम लगा लेंगे और उसके ऊपर पूरा स्लैब लगा लेंगे। तो स्लैब के अंदर जो भी सेल्फ मतलब जो भी वेट रहता है ऑफ सेल्फ वेट ऑफ स्लैब एज वेल एज उसके ऊपर हमारा वेट जो रहता है और जो चीजें कैरी करते हैं हम उसका वेट, वो बीम पे ट्रांसमिट हो जाता है और बीम पे पूरा लोड ट्रांसमिट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बीम पे लोड लग रहा है तो दैट विल क्रिएट अ कंप्रेशन, तो उसमें बीम में टेंशन कहाँ पे आती है। तो मैं बोला कि जो बीम पे रहता है तो बीम पे पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसके कारण वो बेंडिंग मोमेंट जनरेट करता है, और बेंडिंग मोमेंट के कारण जो टॉप पे कंप्रेशन रहता है बॉटम पे टेंशन जनरेट हो जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, और कोई लोड आएगा क्या। तो मैंने बोला कि हाँ विंड लोड, मतलब और कोई बिल्डिंग पे और कोई लोड लगेगा। मैं बोला हाँ विंड लोड भी आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है विंड लोड भी आएगा। अब विंड लोड बीम पे कैसे ट्रांसमिट होगा वो तो मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड विंड लोड। आई थिंक उन्होंने पूछा था कि पूरे बिल्डिंग पे कौन कौन से लोड्स आते हैं, नॉट ओनली ऑन द बीम, दैट्स व्हाई आई सेड विंड लोड। बाकी विंड लोड आई एम नॉट श्योर विंड लोड कैसे उस पे ट्रांसमिट होंगे बीम पे, क्योंकि वो कॉलम के द्वारा ही डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं अपन, राइट। फिर उन्होंने पूछा कि यस व्हाट इज डू यू नो अबाउट नॉन लीनियरिटी और नॉन लीनियर प्रॉब्लम। आई सेड यस। एंड तो उन्होंने पूछा कि लीनियर प्रॉब्लम और नॉन लीनियर प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। तो मैंने उसका आंसर बताया कि जो मतलब जो कोई भी गवर्निंग इक्वेशन है उसमें इक्वेशन के अंदर वो नॉन लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो जो इक्वेशन है वो पूरा नॉन लीनियर इक्वेशन है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पता है 1/r dy by dx, sorry d square y by dx square divided by 1 plus dy by dx whole square raised to 3/2 is nothing but 1/r। ये जो रेडियस की कोई भी एक कर्व है उसके रेडियस की फॉर्मूला ये रहती है, राइट। और मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी एक कर्व की रेडियस की फॉर्मूला ये रहती है, और हमें पता है कि जो बेंडिंग प्योर बेंडिंग का इक्वेशन है m/i इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू e/r। तो यहाँ से ये चीज को हम कंसिडर करें 1/r इज नथिंग बट m/ei, और इस दोनों को कंपेयर कर ले तो नथिंग बट m/ei इज दिस, राइट। तो ये जो इक्वेशन है y का डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, ये पूरा नॉन लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस रहता है वो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं बताऊं कि नॉन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल जो कोई भी टर्म है dy by dx, तो उस टर्म का स्क्वायर या क्यूब या कुछ नहीं होना चाहिए, वो टर्म y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश ये सारे का जो स्क्वायर है पावर है वो 1 होगा, और मल्टीप्लाई में y इंटू वाई डैश या y स्क्वायर इंटू वाई डैश या y मतलब y स्क्वायर y क्यूब कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो तो पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ये मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, क्यों लीनियर है वो सब चीजें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो चलो हाँ मैं ये बता रहा था कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है ड्यू टू दिस पार्ट, राइट। तो मैंने बताया कि जो इक्वेशन गवर्निंग इक्वेशन है उस वो नॉन लीनियर रहता है तो प्रॉब्लम नॉन लीनियर हो जाएगा, और अगर वो इक्वेशन लीनियर है तो प्रॉब्लम लीनियर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने ये मुझे दिया, ये एक कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लग रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा।
तो WL² बाई ATI, ठीक है, राइट। ये काफ़ी WL³ बाई ATI, ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि ये फॉर्मूला है। और मैंने पूछा भी उनसे कि अगर आप चाहे तो मैं ऐसे डिराइव भी कर सकता हूँ बाई वेरियस मेथड्स जो हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने पूछा कि अच्छा ये जो डिफ्लेक्शन लिखा तुमने, वो लीनियर डिफ्लेक्शन है या नॉन लीनियर, मतलब ये लीनियर प्रॉब्लम है या नॉन लीनियर। मैं बोला ये लीनियर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा डिफ्लेक्शन होने के कारण हम ये जो वाला नॉन लीनियर टर्म है उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तब जाके हम ये इक्वेशन यहाँ से m/ei इक्वल टू d²r/dx² से ये वाला टर्म मिल सकता है। तो उन्होंने बोला अच्छा सही है। फिर उन्होंने बोला कि नीचे प्रोप्ड कैंटिलीवर वाला दे दिया, मतलब यहाँ पे ये कर रहा है तो इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने वो चीज़ भी बता दी। ये काफ़ी सिंपल है, हम गेट में पढ़ते ही ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है और रिएक्शन के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है, और ये दोनों डिफ्लेक्शन सेम होंगे तब जाके एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, राइट। तो WL² बाई ATI इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि RL³ बाई 3EI, सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे रेज़ टू 4 आएगा, मैं मिस्टेक कर दी यहाँ पे, जो मैंने वहाँ पे नहीं की थी ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम रिएक्शन साफ साफ इजीली निकाल सकते हैं। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये प्रॉब्लम लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो मैंने बोला, मैं सोच रहा था कि लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा, फिर मैंने बोला कि नॉन लीनियर होगा। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, नॉन लीनियर होगा। फिर मैं सोच रहा था नॉन लीनियर कैसे होगा, फिर मतलब ऐसे कॉन्टेक्ट नॉन लीनियरिटी एक करके टर्म होता है कि कॉन्टेक्ट की वजह से भी नॉन लीनियरिटी आती है, तो वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नॉन लीनियरिटी जनरेट हो रही है, राइट। दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज नॉन लीनियर, और वो डायरेक्टली हम इससे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा विच आर द टाइप्स ऑफ नॉन लीनियरिटी, राइट। मैंने वो चीज़ बोली नहीं थी कि ये कॉन्टेक्ट नॉन लीनियरिटी के कारण नॉन लीनियरिटी आ रही है, मैंने बोला कि ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला हाँ सही है। फिर उन्होंने पूछा विच आर द टाइप्स ऑफ नॉन लीनियरिटी। आई सेड देयर आर ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी। ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी इज नथिंग बट दिस, ये वाला जो प्रॉब्लम है इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी। ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स आप निग्लेक्ट कर सकते हो कि जिसकी वजह से इक्वेशन आपका नॉन लीनियर इक्वेशन इज रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री में हम ऐसा एज्यूम कर ले, ये जो डिफ्लेक्शन कर्व है उसमें हम ये एज्यूम कर ले कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो हम दिखा रहे हैं वो इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इतना, अगर यहाँ पे लीनियर प्रॉब्लम होता तो ये एंड वाला जो चीज़ है वो वही का वही रहता, और नॉन लीनियर प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये एंड वाला चीज़ मूव हो रही है, मतलब ये वही का वही वर्टिकल तभी रहता जब डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल है। डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल है उसका मतलब dy/dx जो टर्म है दैट इज वेरी वेरी, मतलब जो dy/dx का जो टर्म है दैट इज वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर उससे भी स्मॉल होगा, और उससे 1+1 करेंगे और उसका 3/2 करेंगे, दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 1, राइट। तो उसका मतलब डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं दिस इज ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी। सेकेंड नॉन लीनियरिटी होती है कॉन्टेक्ट के द्वारा, मतलब कोई भी जगह पे जहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी कोई अदर बॉडी से कॉन्टेक्ट में आ जाए, मतलब जो गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन के द्वारा गवर्न होते होते डिफ्लेक्शन होते कोई जगह पे कांटेक्ट में आ जाए, तो वहां पे वो चीज नॉन लीनियरिटी जनरेट करती है, दैट इज कांटेक्ट नॉन लीनियरिटी। और एक चीज होती है मटीरियल नॉन लीनियरिटी। मटीरियल नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम मटीरियल एज्यूम करते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज नथिंग बट अ मटीरियल मटीरियल लीनियरिटी। लीनियर प्रॉब्लम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, और वही चीज ने हमने एज्यूम किया है तभी जाके ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये वाला
m/i सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R। इसमें हमने काफ़ी ये इसका डेरिवेशन आप जब देखेंगे तो वहाँ पे एक जगह पे हमने ये वाली चीज़ ली हुई है, तभी जाके ये फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज़ वैलिड रहेगा। तो अगर वहाँ पे जो मटेरियल के अंदर नॉन लिनियरिटी है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वहाँ पे नॉन लीनियर प्रॉब्लम जनरेट होगा। तो 3 टाइप की मेनली नॉन लीनियरिटी होती है, ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी, कॉन्टैक्ट नॉन लीनियरिटी एंड मटीरियल नॉन लीनियरिटी। उन्होंने बोला सही है का। तो फिर उन्होंने पूछा कि इन विच मटीरियल यू विल फाइंड नॉन लीनियरिटी। आई सेड एवरी मटीरियल आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। तो आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट हम नहीं यूज कर सकते और नॉन लीनियर प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम डिज़ाइन तो प्रोपोर्शनल यील्ड से काफ़ी नीचे करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल से भी नीचे करते हैं, तो ये चीज़ तो वैलिड होनी चाहिए हर डिज़ाइन इक्वेशन में, तो वहाँ पे नॉन लीनियरिटी क्यों हो रही है। तो मैं सोच रहा था, फिर उन्होंने हिंट दिया कि क्या कंपोजिट मटेरियल में नॉन लीनियरिटी आएगी। तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर अब कंपोजिट मटेरियल का देखोगे तो स्टार्टिंग से ही दैट विल बी अ नॉन लीनियर लाइक दिस और लाइक दिस, और अलग अलग रहते हैं सारे कंपोजिट मटेरियल्स के। तो बोला कि हाँ सर कंपोजिट मटेरियल में आएगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब कौन से कंपोजिट में, बोला कि मैं कार्बन फाइबर में। मुझे ये पता था कि कार्बन फाइबर का कोई तो कंपोजिट है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का, और ऐसे ही आता है जिसमें स्टार्टिंग में कोई प्रोपोर्शनली लिमिट जो माइलस्टोन में ऐसे करके आता है, ये वाला पोर्शन नहीं आता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि आर यू श्योर। मैं बोला हाँ सर श्योर हूँ। तो बोला चलो सही है। फिर उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन शेल इन प्लेट, राइट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था मेरे फ्रेंड से, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आईसी में हम एक इवेंट थी, उसमें क्विज कंडक्ट करने वाले थे। क्विज के अंदर ये क्वेश्चन हमने रख लिया था, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इससे काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अच्छा शेल एंड प्लेट में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्लेट रहती है, प्लेट इज नॉट सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग, इट्स सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस ओनली। मतलब कि प्लेट के अंदर जो स्ट्रेस रहेगी दैट विल बी ओनली एक्सियल स्ट्रेस, बट जो शेल रहेगा दैट विल बी एक्सियल स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। एक और कट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्लेट रहती है दैट विल बी सब्जेक्टेड टू ओनली अ बेंडिंग स्ट्रेस, नॉट अ एक्सियल स्ट्रेस, राइट। और जबकि शेल जो रहती है वो बेंडिंग एंड एक्सियल स्ट्रेस दोनों कैरी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल प्लेट है, आप उस पे ऐसे स्लैब जो रहता है बिल्डिंग का दैट विल बी नथिंग बट अप काइंड ऑफ यू कैन एज्यूम एज ए प्लेट। और काफ़ी जगह पे केवल प्लेट है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर का जो लीड है उसको भी हम प्लेट एज एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक्सियल स्ट्रेस नहीं रहता। तो उन्होंने बोला एक्सियल और बेंडिंग या उसका कुछ अलग नाम है। तो मैं सोचने लगा, फिर उन्होंने बोला इन प्लेन एंड आउट प्लेन। आई सेड यस। इन प्लेन का मतलब है कि ये प्लेन के अंदर जो फोर्स रहता है दैट इज इन प्लेन, और उसे टेंशन मैंने उसे एज अ एक्सियल स्ट्रेस बोला था, बट यहाँ पे एक्सिस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब केवल रॉड रहता है तब वहां पे हमें पता रहता है कि इसकी एक्सिस वेल डिफाइंड होती है। अब इसमें आप एक्सिस वेल डिफाइंड कौन सी एक्सिस डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसे हम इन प्लेन, क्योंकि ये प्लेन एलिमेंट है तो इन प्लेन एंड आउट प्लेन जो वो रहेगा, राइट। दोज स्ट्रेसेस आर कॉल्ड, मतलब जो एक केवल इन प्लेन रहेगा, सॉरी केवल आउट प्लेन रहेगा दैट इज प्लेट, एंड आउट प्लेन प्लस इन प्लेन दोनों रहेगा दैट इज अ शेल, राइट। उन्होंने बोला कि हाँ बात सही है। तो बोला कि उसमें केवल इन प्लेन स्ट्रेस जो रहता है, जिसमें ये वाला स्ट्रेस
उसे क्या कहते हैं? मैंने बोला उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये चीज़ से वो काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो मैंने बोला कि हम मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर लास्ट में उन्होंने बकलिंग से क्वेश्चन पूछा था कि बोला कि एक कॉलम बना दो। मैंने बना दिया। फिर बोला कि नीचे से फिक्स है और ऊपर से हम पी लोड लगा रहे हैं, तो व्हाट इज अ सेफ लोड ऑफ पी? तो मैंने वही बोल दिया कि अगर लॉन्ग कॉलम है तो हम केवल उसे बकलिंग कंसिडर करके जो रहेगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर, एल ई यहाँ पे और यहाँ पे एल ई इज नथिंग बट 2L, राइट? वन एंड फिक्स एंड वन एंड इज फ्री। तो उन्होंने बोला सही है, ठीक है, यहाँ से हम सेफ लोड निकाल सकते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा शॉर्ट कॉलम होगा तो क्या होगा? मैं बोला शॉर्ट कॉलम होगा तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम रैंकाइन फार्मूला यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि बकलिंग कैसे होती, नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा था एक्चुअली में, बट ये मैंने एक्सप्लेन किया था इसमें। इफ आई अप्लाई मोमेंट एट द एंड इंस्टेड ऑफ लोड देन विल बकलिंग अकर। तो मैंने बोला कि जब जैसे अपन बकलिंग कैसे होती है, मैं स्टार्ट करने लगा बकलिंग एक्सप्लेन करने का कि एक्चुअल में स्ट्रेस जो जो फोर्स रहता है, एक्शियल फोर्स दैट विल बी, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, अपन कहते हैं हम एक्शियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, बट जो भी फोर्स लग रहा है वो केवल एग्जैक्टली एक्सिस पे पास होना होगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सिस जो रहती है वो काफी नैरो, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी नैरो रहता है, वहां पे एक्सिस के एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लोड लगना जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि देयर आर स्लाइटली स्लाइटली बहुत ही स्लाइटली एसेंट्रिसिटी हो, राइट? तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये एसेंट्रिसिटी के कारण मोमेंट जनरेट हो रही है। तो जैसे इस मोमेंट के कारण क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होगा, और जैसे जैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, जैसे जैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारी एसेंट्रिसिटी भी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एसेंट्रिसिटी उतनी होगी, मतलब हम उसे क्रिटिकल लोड, जो हम पीसीआर का जो फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, उसको डिराइव कर रहे हैं अपन, जब उसको डिराइव करेंगे तो उसमें यही एक चीज कंसिडर करते हैं कि एक क्रिटिकल एसेंट्रिसिटी होगी जहां पे आपका लोड जो होगा उससे उतना स्ट्रेस जनरेट होगा कि वो उसके यील्ड को क्रॉस नहीं करेगा, राइट? बेंडिंग स्ट्रेस, उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इसीलिए हम यहाँ पे लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग कॉलम के अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस रहता है वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसका बेंडिंग स्ट्रेस उसके यील्ड को क्रॉस नहीं करेगा, उस एक पर्टिकुलर एसेंट्रिसिटी तक लोड हम करते हैं, और उससे अगर ज्यादा लोड हो गया तो एसेंट्रिसिटी और बढ़ेगी, और आपका जो लोड मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो पीसीआर से क्रॉस कर देगा और वो फिर यील्डिंग से आगे निकल जाएगा। तो बकलिंग के केस में अगर फॉर एग्जांपल कॉलम दोनों जगह से हिंज होता है, ऐसा वाला हिंज नहीं, मतलब एक रोलर है और दूसरा हिंज है, राइट, और आप यहाँ पे लोड लगा रहे हो, तो क्या होगा, ऐसे बकल होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहां से इस पॉइंट का ये एसेंट्रिसिटी होगी, तो यहाँ पे ये लोड मोमेंट क्रिएट करेगा, उसके कारण एक स्ट्रेस आएगा। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि लोड एंड एसेंट्रिसिटी के कारण एक मोमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि if I applied moment at instead of load then it will buckle or not। मैं बोला कि सर बक्कल तो नहीं होगा,
बट उसका फेलियर जरूर वैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मोमेंट का मतलब क्या है, फोर्स इनटू, मैंने बोला फोर्स इनटू डिस्टेंस। उन्होंने बोला कि अच्छा तो फोर्स तो आ रहा है यहाँ पे, और फोर्स तो डायरेक्टली केवल फोर्स लगा रहे हैं उसमें भी फोर्स आ रहा है, मोमेंट में भी फोर्स आ रहा है। तो फिर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि बकलिंग कैसे होती है, मतलब पूरा तो इतना डिटेल में जो जैसे अभी एक्सप्लेन किया उतना डिटेल में नहीं, बट मैंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो एसेंट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट विल इवेंचुअली क्रिएट अ मूवमेंट एंड दैट विल क्रिएट अ बेंडिंग स्ट्रेस एंड दैट विल क्रिएट अ बकलिंग, राइट। तो मूवमेंट में भी डायरेक्ट मूवमेंट लगाएंगे तो वही चीज आएगी, बट उसे हम नाम बकलिंग नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है नाम कोई भी दो, बट मैंने बोला कि हाँ उसमें भी फेलियर वही वैसे ही होगा जैसे डायरेक्ट एक्शियल लोड में आता है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, मतलब यहाँ तक पूरा व्हाइट बोर्ड पे हो रहा था पूरा इंटरेक्शन। मैं व्हाइट बोर्ड पे खड़ा था, कुछ चीजें मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाई, और वो लोग सामने बैठे थे। मतलब डिस्टेंस मतलब ऐसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था, मतलब पूरा जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू का रूम रहता है तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड था, यहाँ पे मैं खड़ा था, और यहाँ पे पूरा पैनल बैठा था, सारे लोग, बीच में चेयरमैन। तो ये डिस्टेंस ऐसे ज़्यादा ही था वैसे तो, मतलब काफ़ी दूर थे, और वो बहुत स्लो स्लो बोल रहे थे वैसे तो। बट फिर उन्होंने बोला कि चलो आके चेयर पे बैठ जाओ, तो मैं यहाँ पे जाके चेयर पे बैठ गया। फिर 2-3 क्वेश्चंस पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल हैव यू सीन द ट्रक कैरिंग द फ्यूल कंटेनर? आई सेड यस। तो उन्होंने बोला कि अच्छा इतने बड़े बड़े कंटेनर को मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? तो मैंने बोला कि स्टील की प्लेट को क्या करेंगे, हम रोल कर देंगे और उसे फिर हम वेल्डिंग से ज्वाइन कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम उसके एंड शेप कैसे होते हैं? मैंने बोला हेमिस्फीयर। तो उन्होंने बोला कि हेमिस्फीयर क्यों होते हैं? मैंने बोला कि टू अवॉइड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने बोला कि हेमिस्फीयर कैसे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अवॉइड करेगा? मतलब हम फ्लैट एंड की जगह पे हेमिस्फीयर एंड लगा दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या मतलब स्ट्रेसेस कैसे एलिमिनेट हो जाएंगे? तो मैं सोच रहा था। मैं बोला चलो ठीक है, हो गया, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं दे पाया, राइट। इन बिटवीन उन्होंने कुछ और भी चीज़ें पूछी थी, 1-2 चीज़ें जो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही वियर्ड चीज़ पूछी थी। मतलब कुछ लॉज पूछे थे किसके, तो एनर्जी लॉज एंड कुछ और, कोई तो साइंटिस्ट का नाम बोला था इसका, तो मैं लॉ पता है क्या? मैं बोला कि नहीं। तो ऐसे वियर्ड फेस बना के कि तुमने पूरे बीटेक और एमटेक में नहीं पढ़ा है? बोला सर नहीं पढ़ा है, नाम भी नहीं सुना है मैंने इसका। बोला चलो ठीक है। तो फिर वहाँ पे भी हुआ, लास्ट क्वेश्चन भी नहीं हुआ, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी उतने अच्छे से नहीं हुआ, और ओवरऑल ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं थी मुझसे, केवल सॉन्ग पूछा था। और मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत और भी बहुत कुछ पूछ सकते थे जो मैं बहुत अच्छे से आंसर कर पाता, और इस सारे क्वेश्चंस पे भी मैं उतना अच्छे से आंसर वहाँ पे नहीं किया जितना अच्छे से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मतलब आप थोड़े नर्वस भी हो जाते हो, और पैनल के अंदर 10-12 मेंबर्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब आप उतना सही से आंसर नहीं भी कर पाते। तो उतना सही से मैंने आंसर वहाँ पे नहीं किया था। स्पेशली जो नॉन लीनियरिटी है, व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम, वो उतना सही से नहीं किया था, और भी जगह पे। तो ओवरऑल मेरा जो था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, कि मुझे लगा कि उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। और मेरा गेज स्कोर भी जैसे मैंने बताया कि 854 था, और उन्होंने 854 था, और 21 एंड 22 को मिला के रिक्रूटमेंट निकाली थी। तो 21 एंड 22 को मिला के मेरे 854 से ज़्यादा स्कोर वाले अप्रॉक्सीमेटली 350 लोग थे, 350 प्लस लोग थे। उनमें से चलो कितने भी अप्लाई कर लेंगे, 50-100 अप्लाई कर लेंगे फॉर एग्जांपल, तो भी मेरा चांसेस कम लग रहा था, क्योंकि 33 वैकेंसी ही थी। बट ओवरऑल पता नहीं, मतलब मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि क्यों सिलेक्ट किया। बट हो सकता है कि इस बेसिस पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, फिर मेम्ब्रेन, शेल, प्लेट वगैरह वगैरह, वो चीज़ें मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होती है। हमारे एमटेक में भी काफ़ी जगह, आई थिंक सो, मैंने ये चीज़ कहाँ पे पढ़ी थी मुझे अभी भी श्योर नहीं हूँ, बट एमटेक में भी मेरे साथ काफ़ी डिस्कस किए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह को, उनको भी कुछ को नहीं पता थी कुछ चीज़ें। और स्पेशली ये जो बकलिंग वाली चीज़ है लास्ट में, कि बकलिंग कैसे होता है,
हम सब ज़्यादातर पाई स्क्वायर EI/LE² रट लेते हैं क्रिटिकल बकलिंग लोड, बट वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो चीज़ें मेजॉरिटी को नहीं पता होती। तो वो चीज़ें ने लास्ट में जब एक्सप्लेन की, वो भी एक पॉजिटिव नोट गया होगा कि हाँ डेरिवेशंस भी पता है मुझे मेजॉरिटी चीज़ों के। तो वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों की वजह से शायद हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से करो ही। और सेकंड चीज़ ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आएंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल से भी पूछ सकते हैं वो लोग मुझसे, राइट? मतलब समवॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल। एंड क्वेश्चंस केवल सॉम पे ही पूरा इंटरव्यू शुरू हुआ और सॉम पे ही पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ। बीच बीच में थोड़ा ड्राइंग और मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे, बट ओवरऑल वही सिमिलर थे। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। इसरो में यूजुअली क्या होता है कि काफ़ी बार वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, काफ़ी बार फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं पूछते। इवन फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते तो भी फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ना फेवरेट सब्जेक्ट को तो करना ही है, प्लस साथ साथ में मटेरियल साइंस को भी करना है, प्लस साथ साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी करना है, प्लस साथ साथ में अगर आप एमटेक कर रहे हो तो एमटेक प्रोजेक्ट सही से करना है। क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि एमटेक जो कर रहा है उसके एमटेक प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, डेफिनेटली पूछे गए हैं। बीटेक प्रोजेक्ट से वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, बट एमटेक क्वेश्चन से वो डेफिनेटली क्वेश्चंस करते हैं। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो एमटेक कर रहे थे मेरे साथ, तो जिन्होंने अप्लाई किया था, सभी को एमटेक के प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे थे। अब हो सकता है कि एमटेक के प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस में वो ज्यादा डेप्थ में भी जा सकते हैं और सुपरफिशियल भी जा सकते हैं, क्योंकि एमटेक के प्रोजेक्ट काफी वैरायटी के रहते हैं, वाइड डोमेन के रहते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें जो वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हो उन्हें उस फील्ड का नॉलेज ना भी हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो स्पेस टाइम FEM पे कर रहा था प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था स्पेस टाइम FEM, मतलब एग्जैक्टली उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पता थी, राइट? तो उन्हें फिर ज़्यादा उसके प्रोजेक्ट में डेप्थ में नहीं गए थे। जबकि एक पर्सन का थोड़ा SCO2 रिलेटेड था, तो उसको थोड़ा डेप्थ में गए थे। थर्मोडाइनेमिक्स रिलेटेड, थर्मल सिस्टम के रिलेटेड था क्वेश्चंस, तो उसके थोड़ा डेप्थ में गए थे। तो वही है, आपका प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, तो डेप्थ में जा सकते हैं या नहीं। बाकी मटेरियल साइंस से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, और फेवरेट सब्जेक्ट से तो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। मतलब अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपको फेवरेट सब्जेक्ट वो पूछे ही। उसके अलावा डायरेक्टली FM, SOM, HT, MD, थर्मोडाइनेमिक्स, इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डायरेक्ट वो आपको फेवरेट सब्जेक्ट ना भी पूछे तो डायरेक्ट इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने यूजुअली ये भी देखा है कि कभी कभी प्रोडक्शन से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट? तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसरो का इंटरव्यू में परफेक्ट हो पाएंगे। बट आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें कौन पढ़ेगा इंटरव्यू के लिए, राइट? मेजॉरिटी अब ना मेन चीज़ें कवर कर लो, मेन टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स के, राइट? और फिर चिल होके जाओ। वो ना कहीं से भी पूछ सकते हो सकता है कि इसके बाहर से भी पूछ सकते हो सकता है इसके अंदर से भी पूछ सकते हैं। वो आपकी थिंकिंग चेक करते हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल भी चेक करते हैं, आपका नॉलेज भी चेक करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और थोड़ा एट द एंड लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसरो का इंटरव्यू ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चलता है। मेरा ड्यूरेशन था अराउंड 30 मिनट जितना, राइट? और कुछ का 15 मिनट भी था, और कुछ का गया था अराउंड 40-45 मिनट एट मैक्स। उससे ज़्यादा लंबा किसी का नहीं चल रहा। तो अनलाइक BRC इंटरव्यू बहुत लंबे चलते हैं। इसरो का इंटरव्यू काफ़ी शॉर्ट रहता है और क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, मतलब रैपिड फायर टाइप ही रहता है ऑलमोस्ट। तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चंस के आंसर करना ही पड़ेगा। आप मेन चीज़ें कर लो, आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। मेजॉरिटी के नहीं भी कर पाए बट अबव एवरेज कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे इस बार अच्छी चीज़ ये है कि 50% ही इंटरव्यू का वेटेज है, 50% रिटर्न का वेटेज है। तो रिटर्न में स्कोर करना इज वे इजियर देन इंटरव्यू में स्कोर करना, बिकॉज इंटरव्यू में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। बट एज आई सेड,
मैंने जैसे बोला कि गेट का स्कोर मेरे से ज़्यादा था, फिर भी लोगों के सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू रोल प्ले नहीं करता, इंटरव्यू भी रोल अच्छा खासा प्ले करता है। तो इंटरव्यू के लिए भी सही से प्रिपरेशन करनी है, बट ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मैंने जैसे बताया, और बाकी एक डिटेल वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर इंटरव्यू वो बना दूंगा, और क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर रिटर्न, राइट, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है तो आपको दोनों में इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग इसरो वैकेंसी। क्योंकि और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो वंस इन अ वाइल ही मिलती है, और इस बार ही अगर आप चूक हो गए तो हो सकता है कि नेक्स्ट वैकेंसी अब कितने टाइम बाद आए, और इतनी बड़ी वैकेंसी आए भी नहीं, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की एज लिमिट भी क्रॉस हो जाए, क्योंकि एज लिमिट यहाँ पे 35 से कम करके 28 कर दी गई है। तो ये एक फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के पूरा अपना 100% दे दीजिए, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा।